हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स पे, जिसमें हम जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को इजीली कवर करेंगे। उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे CSIR नेट, IIT जैम और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज पार्ट 1 को लेकर आए, इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या करती है ये? डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो क्या कि जेनेटिक्स जो एक साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, जो कि जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं। और ये जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, ये जो है कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? कंट्रोल्ड बाय जीन। जो वेरिएशन है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी मतलब जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में होगा, उसकी स्टडी कहलाती है, वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। तो हेरिडिटी कंट्रोल किसके द्वारा होती है? जीन के द्वारा होती है। तो इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होती है इसके बारे में बात की, और जो जेनेटिक्स टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। तो इनका जो जन्म था, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म था, इनका जो बर्थ था, इनका जो बर्थ हुई थी, वो हुई थी आपकी 22 जुलाई 1822 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 6 जैन 1884 को हुई थी। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स के रूल को दिया था। इन्होंने सब प्रथम जो काम था, ये वैसे तो एक मोनेस्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया शहर के ब्रून सिटी में। एक मोनेस्ट्री थी, उस मोनेस्ट्री में क्या थे? पादरी थे। लेकिन उनको मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान था, तो इन्होंने वहीं पर अपने उसी जो मोनेस्ट्री थी में उसमें रहते हुए अपने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जेनेटिक्स के कुछ रूल्स दिए। जब इन्होंने रूल्स दिए तो वो रूल्स बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए। उस लोगों तक नहीं पहुंच पाए, इसका जो बड़ा कारण था वो ये कारण था कि इन्होंने जो अपने रूल्स दिए थे, उसी समय डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो थ्योरी थी वो उसी समय पब्लिश हुई थी। तो जितने भी अच्छे साइंटिस्ट थे वो सारे उनकी उसी थ्योरी में बिजी थे। तो इनका काम बहुत अच्छे लोगों तक नहीं पहुंच पाया, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और दूसरा बात, जिस जर्नल में इनका पेपर पब्लिश हुआ था वो जर्नल भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर का
नहीं था, तो इनका काम कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंच पाया। तो इस वजह से जिस समय उन्होंने अपना काम किया, इस समय उनको ख्याति नहीं मिली। लेकिन हुआ क्या था कि तीन साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट, जिसको हम बोलते हैं री डिस्कवरी ऑफ मैंडेलिज्म। तो ये जो रीडिस्कवरी ऑफ मैंडेलिज्म है, इसको करने के लिए तीन जो थे साइंटिस्ट थे वो जिम्मेदार थे। कौन कौन से थे? नंबर एक, कार्ल कॉरेंस। नंबर दो, ह्यूगो डी व्रीज। और नंबर तीन, शर्मैक, एरिक वॉन। ये तीन साइंटिस्ट थे, और ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग देश से थे, अलग अलग जगह से थे। इन्होंने उसी समय अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि इनके जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल ही जो मेंडल ने जिस बात को कहा था उसी बात के अकॉर्डिंग इनके क्या आए थे, रिजल्ट आए थे। तो जब उनके रिजल्ट इसी जिस तरह से उन्होंने काम किया था उसी तरह से इनके रिजल्ट आए, तो उन्होंने क्या किया कि मेंडल के नाम को वापस लेके आए और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से इनको नवाजा गया, और इनको उनके रूल्स को उन्होंने बनाया, जो उन्हें रूल्स दिए उनको फॉलो किया, उनको एक पहचान दिलाई। उसी को बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मैंडेलिज्म। तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? पी प्लांट पे किए थे। पाइसम सटाइवम एक प्लांट होता है, उस पी प्लांट पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और एक्सपेरिमेंट किसने किसने किए थे? उन्होंने 1856 मतलब 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने अपने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, उनके रिजल्ट को पब्लिश किया और बताया कि कैसे क्या होता है, किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। इससे पहले भी इन्होंने और भी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उस पर रिजल्ट, इनके डिजायर जो रिजल्ट थे वो नहीं आए। उसके बहुत सारे कारण रहे, जैसे इन्होंने बी कीपिंग, हनी बी पे काम किया, लेकिन हनी बी पे काम करते समय दिक्कत ये आई क्योंकि हनी बी में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड था। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। जब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में इनको जानकारी नहीं तो जो डिजायर रिजल्ट थे वो आए नहीं। दोस्तों ने हॉकवीड, हेरेशियम एक प्लांट होता है, उस पर भी उन्होंने अपनी स्टडी की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो डिप्लॉइड प्लांट नहीं होता, वो कैसा पॉलीप्लॉइड प्लांट होता है। तो जब पॉलीप्लॉइड प्लांट आता है तभी इनके रिजल्ट नहीं आए, लेकिन एट लास्ट में इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए, और तो जो डिजायर्ड जो जहाँ चाहते थे वो इनको फिर मिले। तो ये तो ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था इनके बारे में, मेंडल के बारे में। अब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में सबसे पहले सीखेंगे, जो कि बेसिकली जिनके बिना हम जेनेटिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टर्म होते हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर हमको वो नहीं पता होगा तो वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने जो टर्म का यूज़ किया था, जेनेटिक्स में जो टर्म यूज़ होता है वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। कोई भी जो एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन,
उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हाइट, हाइट क्या एक कैरेक्टर है। पॉड का कलर, सीड कलर, सीड शेप। तो ये क्या है कि कुछ भी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जिस चीज़ को भी हम स्टडी करेंगे, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन वो क्या कहलाएगा, करेक्टर कहलाएगा। जैसे हाइट हो गया, पॉड कलर हो गया, शीड का कलर हो गया, शीड का शेप हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गई, एक्सियल है या टर्मिनल है, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके करेक्टर कहलाते हैं। सेकंड जो यूज किया उससे कहते हैं हम ट्रेट। अब ट्रेट क्या है, ये किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। कैसे भाई, अगर हम बात करें शीड शेप की, एग्जांपल में समझते हैं कि जो मटर है उसका शीड का शेप क्या है। तो शीड का शेप क्या है, ये कैरेक्टर है, लेकिन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है शीड के शेप का। शीड का शेप कैसा हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। और शीड का शेप क्या हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। मतलब जो शीट का शेप है वो क्या है, राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। तो एक्सप्रेशन, शीट का शेप का एक्सप्रेशन राउंड है और रिंकल्ड है, तो राउंड एंड रिंकल्ड क्या है, ये ट्रेट हैं। जबकि शीट शेप क्या है, कैरेक्टर है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हाइट की, अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो सकता है, कोई इंडिविजुअल छोटा हो सकता है, और कोई इंडिविजुअल कैसा हो सकता है, टाल हो सकता है। ड्वार्फनेस और टॉलनेस क्या है, ट्रेट है, जबकि हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसी की बात करें, हम कलर की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, कलर। तो अगर हम बात करें फ्लावर कलर की बात करें तो कैसा हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो फ्लावर कलर पर्पल है या वाइट है, तो पर्पल कलर और वाइट कलर क्या है, इट इज एक्सप्रेशन। कलर है क्या वास्तव में फ्लावर का, तो पर्पल और वाइट क्या है, ट्रेट है। और कलर क्या है, फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर क्या है, करेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एक टर्म को यूज किया था जिसको बोलते हैं फैक्टर। मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था, आज उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले इसको फैक्टर जानते थे। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अब मेंडल ने क्या कहा था फैक्टर के बारे में, उसकी बात करते हैं ना। आज तो कुछ और ही कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, तो मेंडल ने क्या क्या है कि एवरी कैरेक्टर, जो टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है, एवरी कैरेक्टर क्या है, इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर। उन्होंने कहा था कि सेल के अंदर कोई फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर के द्वारा ही क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। आज के समय में अगर हम बात करें तो वो जीन होते हैं, है ना, जो कि जैसे टॉलनेस हो गया। अब टॉलनेस के लिए क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो तो टॉलनेस भाई, कोई भी व्यक्ति जो है या कोई प्लांट है वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो लंबा हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन कम होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो वो डार्फ हो जाएगा। तो उस जो वास्तव में जो कंट्रोल करने वाला कैरेक्टर था, वो कंट्रोल करने वाला फैक्टर था, किसी कैरेक्टर को उन्होंने उसका नाम क्या कह दिया, फैक्टर कह दिया। ठीक है, तो आज
ये जो फैक्टर है इसको आज हम क्या जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, जीन है। जीन क्या है, इट इज अ स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये क्या है, स्ट्रेच है किसकी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, विच पोजेस इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टाइप ऑफ प्रोटीन। ये क्या कहता है कि किसी ना किसी स्पेशल टाइप के प्रोटीन के बारे में इनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब प्रोटीन क्या होती है, वास्तव में एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। क्या बनना है क्या नहीं बनना है, वो कौन रिस्पॉन्स, कौन जिम्मेदार होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो जीन तो वास्तव में क्या है, प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रखता है। प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। कि भाई ग्रोथ हार्मोन बनना है, तो ग्रोथ हार्मोन बनने के लिए पहले ग्रोथ हार्मोन का जो, अगर प्रोटीन का हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो क्या होगा कि वो जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा, मोर अमाउंट में वो प्रोटीन बनेगी, हार्मोन वाली ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन बनेगी, तो फिर क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो वो आज हम उसको जीन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेंडल ने उसको क्या कहा था, फैक्टर कहा था। कि कुछ ऐसा कुछ होता है सेल के अंदर जो कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी को उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। वो जीन के बारे में समय नहीं जानते थे, क्योंकि जिस समय उन्होंने अपने रूल्स दिए थे उस समय तो डीएनए की खोज भी नहीं हुई थी। एक और टर्म का यूज करते हैं हम जेनेटिक्स में जो बड़ा जरूरी है, जिसको कहते हैं हम अलिल। क्या कहते हैं, अलिल। होता क्या है, ये जो जीन है, अब जीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हुआ तो जीन क्या हुआ, अपने अल्टरनेटिव फॉर्म्स में पाया जाता है। तो अलिल क्या है, एवरी फैक्टर, जिसको हम जीन कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एवरी फैक्टर। फैक्टर के लिए हम क्या कहते हैं, जीन। एवरी फैक्टर हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो इन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या कहते हैं, अलिल कहते हैं। एंड दीज फॉर्म्स नोन एज अलिल। कैसे, जैसे स्टेम की हाइट क्या थी, एक कैरेक्टर था, लेकिन वो एक टॉलनेस था और एक ड्वार्फनेस था। तो जीन तो एक ही था, लेकिन वो हाइट वाला जीन अपनी दो अल्टरनेटिव फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म क्या है, अगर एक फॉर्म है टॉलनेस वाली, अगर वो फॉर्म है तो क्या होगा, प्लांट लंबा होगा। एक फॉर्म उसकी ड्वार्फनेस वाली, अगर वो फॉर्म प्रेजेंट है तो प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लावर कलर की, तो फ्लावर कलर कैसा हो सकता है, पर्पल हो सकता है। मतलब एक जो फैक्टर है, पर्पल हो जाएगा फ्लावर कलर, या फिर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। मतलब कि जो जीन है या जो फैक्टर है वो अपनी दो अल्टरनेटिव फॉर्म में है। एक फॉर्म प्रेजेंट है तो पर्पल कलर देगा, और दूसरी फॉर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा, वाइट कलर देगा। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स का अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स में पाया जाती हैं, तो उन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या कहते हैं, हम अलील कहते हैं। एम आई क्लियर। नेक्स्ट जो पांचवा है उसको बोलते हैं लोकस। लोकस का मतलब ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है और ये आपका
किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। एक जैसे जीन्स को या फैक्टर्स को गवर्न करने वाले दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दोनों क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। बात समझ में आई कि 23 पेयर क्रोमोसोम है हमारे अंदर, मतलब एक जैसे क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम है, लेकिन वो एक जैसे क्रोमोसोम कितने जोड़े में है, मतलब 46 क्रोमोसोम थे वो कितने पेयर्स में है। क्योंकि एक जो जोड़े का क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम मदर साइड से आएगा, दूसरा कहाँ से आएगा? फादर साइड से आएगा। तो जो एक जैसे जीन्स को गवर्न करने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या होता है? सेम लोकस। लोकस का मतलब आप समझो यहाँ पे लोकस कि एक ये पॉइंट है, इसी के जस्ट सामने एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। मान लिया इस पॉइंट पे जीन कोई जीन पाया जाता है टॉलनेस के लिए। किसके लिए पाया जाता है? टॉलनेस के लिए। तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पर भी अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो सेम जगह पे, सेम पोजीशन पे पर भी टॉलनेस वाला ही जीन पाया जाएगा, मतलब हाइट वाला जीन पाया जाएगा। सॉरी, टॉलनेस नहीं, कौन सा जीन पाया जाएगा? मतलब यहां पर भी हाइट का जीन है और यहां पर भी क्या है? हाइट का जीन है। लेकिन हाइट का जीन है तो मदर, क्योंकि एक क्रोमोसोम ये होमोलोगस क्रोमोसोम में एक किधर से आएगा? ये फादर साइड से आएगा, दूसरा कहां से आएगा? मदर साइड से आएगा, है ना। अब इसमें सेम पोजीशन पे ये जो प्रेजेंट होते हैं जीन या फैक्टर, उन्हीं को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं, कि सेम लोकाई पे प्रेजेंट होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम होते हैं? जिन पर सेम पोजीशन पे या फिर सेम लोकस पर सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें दोनों क्रोमोसोम की, तो सेम डिस्टेंस पे यहां पर और यहां पर जो जीन पाए जाते हैं दोनों क्या पाए जाते हैं? हाइट के जीन पाए जाते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि ये हाइट वाला जीन ये क्या हो सकता है? इस हाइट वाले जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म थी, कौन कौन सी? टॉलनेस और डॉर्फनेस। हो सकता है कि यहां पर जो हाइट वाला जीन है वो कौन सा है? कौन सी फॉर्म है उसकी? टॉलनेस वाली है। कौन सी फॉर्म है? टॉलनेस वाली फॉर्म प्रेजेंट है। और यहां पे हो सकता है कौन सी प्रेजेंट है? ड्वार्फनेस वाली प्रेजेंट है। तो अलिल तो अलग अलग हो सकते हैं सेम पोजीशन पे, लेकिन कैरेक्टर को गवर्न करने वाले जीन सेम पोजीशन पे सेम ही होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, तथा जिस जगह पाए जाते हैं वो पोजीशन क्या कहलाती है? लोकस कहलाती है। हमें क्लियर? नेक्स्ट जो है जीनोटाइप। नेक्स्ट जो टर्म है 6, वो क्या है आपका? जीनोटाइप। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ all allele is known as genotype। जैसे एक इंडिविजुअल है कोई, एक ये इंडिविजुअल है कोई, है ना। इसके अंदर फादर की मदर की साइड से क्या आया था? हम बात करते हैं किसकी? हाइट के जीन की। तो जो मदर की साइड से आया था वो क्या आया था? ड्वार्फनेस वाला जीन आया, मतलब एलील आया। और फादर साइड से कौन सा जीन एलील आया? वो टॉलनेस वाला आया। तो इसका अगर हम इस इंडिविजुअल की अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यदि मदर साइड से अगर हम बात करें, मदर साइड से भी कौन सा आता? ये टॉल वाला आता। और फादर साइड से भी क्या आता?
टॉल वाला आता तो इसका जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी। यदि मदर साइड से भी ड्वार्फनेस वाला, फादर साइड से भी ड्वार्फनेस वाला आता तो उसका जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑल एलिल्स, जितने भी एलिल्स हैं उनका सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर प्रेजेंट जो जीन हैं और जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं मतलब एलिल्स हैं, अल्टीमेट उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। जैसे ए है कोई इंडिविजुअल, वी कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। दूसरा इसमें नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट। तो फिनोटाइप क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप in the form of trait। अब ट्रेट का मतलब ये है कि वही अलील होते हैं, वो कोई इनमें डोमिनेंट होगा कोई रिसेसिव होगा, जीनोटाइप तो कुछ ही हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन इंडिविजुअल कैसा होगा, टॉल होगा। तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है उसका, वो क्या कहलाता है आपका, फिनोटाइप कहलाता है। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी विच कम ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। तो जो मॉर्फोलॉजी है फिजियोलॉजी है वो किसकी कॉम्बिनेशन से आएगी, अलील कॉम्बिनेशन से आएगी। फिनोटाइप क्या है कि जो जीनोटाइप था उसमें जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वही क्या करेगा, ट्रेट की फॉर्म में किसी भी इंडिविजुअल में हमको दिखाई देगा। जैसे टॉल, अगर हम बात करें इस केस की तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब डॉर्फनेस और टॉलनेस दोनों ही अलील प्रेजेंट है, लेकिन क्या है कि टॉलनेस इज ओवर डोमिनेंट ऑन स्मॉल टी डॉर्फनेस। तो इस इंडिविजुअल के अंदर क्या सीन क्या दिखाई देगा, टॉलनेस दिखाई देगा। तो फिनोटाइप क्या होगा इसका, टॉल होगा। जब जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड। जीनोटाइप क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन क्या है, टॉलनेस है। तो फिनोटाइप का जो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है जो ट्रेट की फॉर्म में हमको दिखाई देगा क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। तो आज इतना ही देखेंगे, बाकी और भी टर्म आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर की जो सीरीज तो पूरी चलेगी उसमें जो जो टर्म्स आते जाएंगे हम उनको देखते जाएंगे, है ना। और तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, कल शाम 7 बजे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको वीडियो का लिंक शेयर करें जिससे वो भी यहाँ से नॉलेज को ले सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे कि वास्तव में जो रियल में होता है जेनेटिक्स में उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम मेंडल के रूल्स को देखेंगे, मेंडल्स ने क्या क्या रूल दिए और क्या क्या चीज़ें आगे होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।